वेलकम दोस्तों। आज हम लोग पता करेंगे क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं जिसका मतलब मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। यह फॉर्मूला है ईटा पर नाचो। खुश हो गए होंगे आप लोग नाचो शब्द सुन के। तो लास्ट में मैं इसका मतलब बताऊंगा और मैं बताऊंगा यह कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, एटम का स्ट्रक्चर, किस प्रकार से एटम होता है, एक कौन कौन से पार्टिकल कंसिस्ट करता है एक एटम। तो इन सब के बारे में मैं आपको पूरी तरह से जानकारी दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो हमें सबको पता है कि एटम में जनरली 3 पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से, आप लोग नाम कमेंट करिए। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन। उस फॉर्मूले की वैल्यू मैं आखिरी में ही बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा बिल्कुल। ठीक, अब ये तो एटम को हमने 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बात करेंगे इनके ऊपर चार्ज कौन कौन सा होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है आपका नेगेटिव चार्ज। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब बात करेंगे प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। और जी हमारा छोटा सा प्यारा सा बच्चा न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रल रहता है, ये यानी कि बीच वाला है। एक तरह से समझा जा सकता है, जो ना तो पॉजिटिव रहेगा ना नेगेटिव रहेगा, लेकिन काम का बहुत है। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं, यानी इनका घर होगा ना भाई, जैसे सब लोग अपने घर में रहते हो तो ये लोग भी अपने अपने घर में रहेंगे, बाहर तो घूमेंगे नहीं। ये एटम इनका घर है, एक तरह से समझ सकते हैं आप लोग, अपने अपने घर में रहेंगे। तो कहाँ रहेंगे, कौन सा कमरा किसका है। तो जनरली अगर हम एटम को एक और तरह से तोड़ दें, कितने कमरे होंगे, एटम को एक घर मान लेते हैं। एटम को हमने एक घर मान लिया, एटम को हमने एक घर माना। तो हम बात करेंगे कितने कमरे हैं, हमने एक घर माना। तो आप लोग इजीली समझ जाएंगे, अब आपको याद रहेगा। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल रहता है, यानी कि इससे बच के रहना चाहिए। तो बच के घर में सबसे कौन रहता है, आप लोग कमेंट में बताइए किससे आप लोग डरते हैं और बच के रहते हैं। चलिए हम बताते हैं। अभी ये इलेक्ट्रॉन बेचारा कहाँ रहता है, इसको सबसे अलग रखा जाता है, समझे, जिससे कि दूसरों को मार पीट ना सके। खैर ऐसी कोई बात नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, तो मैं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन जो हमारा एटम का, मान लीजिए अगर ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये तो इसके स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। ठीक है, ये क्या है आप लोग बताएंगे, मैं भी अगले स्टेप में इसको बताऊंगा, अभी नेक्स्ट स्टेप में ही बताऊंगा। ये हमने एक तरह से ऑर्बिट्स बना लिया, यानी कि सेल्स। इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेचारा, ये इतना शैतान है कि रुकता नहीं है, ये इसी में चक्कर लगाता रहता है। और चक्कर किसके आजू बाजू लगाएगा, इन पॉजिटिव वालों के आजू बाजू, और ये न्यूट्रल यानी कि हमारे न्यूट्रॉन के आजू बाजू। तो हमें कुछ पता चला इससे कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है। तो ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में चक्कर लगाता रहता है एक डिफरेंट पाथ में, और उस डिफरेंट पाथ को ऑर्बिट कहते हैं, सेल कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे ये बेचारे कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब सहमे सहमे न्यूक्लियस में रहते हैं। जाने कहाँ पे रहते हैं, न्यूक्लियस में। ये है हमारा न्यूक्लियस, यानी कि जो हमने गोले गोले बनाए थे ये न्यूक्लियस है। ये सॉरी, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये एक न्यूक्लियस में रहते हैं, जिससे इनको परेशान ना कर पाए कौन, इलेक्ट्रॉन। जान गए, ये न्यूक्लियस यू है ये। ठीक, हम न्यूट्रॉन लिखना चाह रहे थे लेकिन न्यूक्लियस लिखा है। ठीक, इसमें कौन कौन से पार्टिकल रहेंगे, प्रोटॉन रहेगा प्लस एक आपका न्यूट्रॉन रहेगा। तो घर समझ गए ना कहाँ कहाँ पे है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा, इलेक्ट्रॉन बेचारा बाहर खदेड़ा गया रहेगा, और ये ऑर्बिट्स में चक्कर घूमता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा, इधर से इधर इधर से इधर। ठीक, और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहेंगे, न्यूक्लियस में रहेंगे। तो अगर कोई पूछ ले न्यूक्लियस क्या है, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंसंट्रेटेड इन द कोर ऑफ एटम, लिख दें।
कि इसका नोट्स में आपको प्रोवाइड, चलिए लिख देते हैं। तो P एंड N यानी कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर concentrated in the core of the atom called nucleus। इनको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। अब ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन के बारे में, मैंने चर्चा करी थी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता रहता है, ऑर्बिट्स में। तो चलिए उसको भी अगर आप लोग कह रहे हैं तो हम लिख देता हूँ मैं। चलिए, तो ई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। इनको ऑर्बिट्स कहेंगे या तो इनको हम लोग कहते हैं सेल्स। ठीक। अब एक इलेक्ट्रॉन, जो मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन मींस जो भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में रहे, सबसे बाहरी सेल में रहे, उनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐसा बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको केमिस्ट्री में बताऊंगा। चलिए इसमें भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इजीली लूज हो जाता है, यानी कि यहाँ से इजीली मूव हो जाएगा और दूसरे एटम में जा सकता है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल में रहता है। मान लीजिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी हमने दिया, तो ये सब तो इनके अंदर, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, इसलिए ये इजीली तो ब्रेक नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनवा बाहर रहता है, इलेक्ट्रॉनवा भाग जाएगा, ये भगोड़ा है, इसीलिए इसको बाहर रहता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहा करो। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इस मतलब बताता हूँ, इस ईटा पर नाचो, इसको मैंने क्यों शुरू में लिख दिया। तो इसका लिखने के पीछे मेरा कोई कारण नहीं था, बस एक कारण ये था कि ईटा यह एक अलग अलग वो है, पूरे फॉर्मूला। इसको अगर हम लोग डिफाइन कर देंगे तो कहीं पे भी कोई भी पूछे कि, तो हम लोग इजीली इसको बता सकते हैं। ई फॉर क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक। टॉ फॉर क्या है? टॉमसन। ठीक। पॉ फॉर क्या है? प्रोटॉन। रा फॉर है रदरफोर्ड। नौ फॉर है न्यूट्रॉन। और चा फॉर है चैडविक। ठीक। यानी कि कुछ समझे आप लोग? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? टॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। आप समझिए इस फॉर्मूले को मैंने क्यों कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, बस इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।